रिकॉर्डिंग। तो हमारी क्लास कुछ तकनीकी कारणों की वजह से रुक गई थी 2 जून वाली, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसका पहला वीडियो आपको लाइव मिल गया होगा और ये पार्ट 2 करके आप इसे देख सकते हैं 2 जून में, ठीक है। तो ये 2 जून का पार्ट 2 है। चलिए, तो लाइब्रेरी जहाज डूबने पर हम बात कर रहे थे। तो इसमें बहुत सी वस्तुएं जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड, हाइड्रोकार्बन आधारित पदार्थ, प्लास्टिक के छर्रे, फर्नेस ऑयल, ये सब होता है। मैंने जैसा आपको बताया फर्नेस ऑयल से क्या होता है वो हमने देख लिया। इसके बाद है कि तेल से परिंदों में जो इंसुलेशन है उसको खोने का डर होता है। इंसुलेशन का मतलब होता है कि पक्षी जो होते हैं उनके अंदर एक काबिलियत होती है कि वे अपने शरीर के तापमान को एक स्तर पर बनाए रखते हैं, ठीक है। और वो क्यों संभव हो पाता है? क्योंकि उनके पंख इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। तेल में भीगने की वजह से उनकी इंसुलेशन क्षमता कम हो जाती है। इसी तरह से उनमें हाइपोथर्मिया की स्थिति भी हो सकती है। हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दो स्थितियां हैं। हाइपरथर्मिया का मतलब है शरीर का तापमान एक औसत तापमान या एक सीमा से अधिक बढ़ जाना, और हाइपोथर्मिया का मतलब है शरीर का तापमान एक औसत सीमा से कम हो जाना। जैसे कि मनुष्य के मामले में अगर 35 डिग्री सेल्सियस से शरीर का तापमान कम हो जाए तो इसको हाइपोथर्मिया की स्थिति कहा जाता है, ठीक है। ये स्थिति, और इसके अलावा चूंकि उनके पंख जब चिपक जाते हैं तो वो फिर पंखों को खोल नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, तो ऐसे में उनके डूबने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी तरह से मछली और अन्य समुद्री जीव जो है उनको भी दम घुटने की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। समुद्री जीवन को और क्या खतरे होते हैं? तो कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2। जैसे ये H2 के साथ क्रिया करता है तो H2 के साथ क्रिया करके ये C2H2 नामक एक गैस बनाता है जिसको हम बोलते हैं एसिटिलीन गैस, ठीक है। और इसके साथ साथ बनाता है ये CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिलीन गैस की बात करें तो ये वही गैस है जिसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। RS में ये पहले पूछा भी जा चुका है, ठीक है। और इस एसिटिलीन गैस को विस्फोटक गैस माना जाता है क्योंकि ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, अर्थात इसमें बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर ये खतरा भी देखने को मिलता है। इसी तरह जो मछुआरा समुदाय है उसके लिए भी मछली पकड़ना घातक हो सकता है। तेल की वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसी तरह ये जो तेल है ये जब तटीय क्षेत्र में पहुंचता है तो ये उस क्षेत्र को चिपचिपा बना देता है। तो मैंग्रोव चाहे दलदली क्षेत्र, इन सब के लिए ये पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला है। और अंत में जहरीले यौगिक जब समुद्री जीव इनको खाएंगे, उनके शरीर में प्रवेश करेगा तो इससे ये मानव जीवन पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है, क्योंकि मनुष्य भी जो है उन्हीं मछलियों का प्रयोग अपने भोजन के रूप में फिर करते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि इनका फिर आगे क्या उपाय है। तो कुछ तरीके हैं जिनसे समुद्र में होने वाले रिसाव को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बूम और स्कीमर का प्रयोग। बूम के माध्यम से तेल को एक क्षेत्र में पैक कर दिया जाता है और स्कीमर्स क्या करते हैं, उस तेल को उस क्षेत्र से हटाने का काम करते हैं। इसी तरह से डिस्पर्सेंट का प्रयोग करके कुछ रसायन तेल पर छिड़के जाते हैं जिनसे वो अभिक्रिया करके कणों में टूट जाता है और वो पानी में घुल करके नीचे चला जाता है, इससे कि ऊपर की परत जो है वो ओपन हो सके। एक प्रक्रिया होती है बायो रेमेडिएशन। बायो शब्द जीव से जुड़ा हुआ है, तो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सूक्ष्म जीव जो तेल का जो है उसको खाने में काम आते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, उस तेल को रिमूव करना शुरू करते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से उस तेल को हटाना वो शुरू करते हैं। एक और तरीका है सोर्बेंट का उपयोग। सोर्बेंट एक तरह से एक इस प्रकार के यौगिक होते हैं जो तेल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने आप में सोख लेते हैं। और अंत में शोर लाइन फ्लशिंग। फ्लश का मतलब होता है धोना, तो शोर लाइन फ्लशिंग का मतलब होता है तटीय क्षेत्र में अगर कहीं पर तेल है तो पानी का प्रयोग करके उसे तेल को निकाल दिया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम समुद्री तेल रिसाव को साफ करते हैं। तो ये साफ करने का तरीका भी एक तरह का क्या है, सफाई वाला एक तरीका है जिससे हम इन प्रभावों को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। तेल का रिसाव तो हो गया, लेकिन उसे बाद में हम उसको हटा करके और कम करने की कोशिश करते हैं। अगली जो खबर है वो जुड़ी हुई है आपके राजस्थान पत्रिका के पृष्ठ संख्या 3 से। तो रेगिस्तान में बैटल एक्स का पराक्रम करके इस हेडिंग के साथ में ये पंक्ति आई है। इसको लिखा है साइलेंट सैंड्स रोरिंग टैंक्स। तो साइलेंट सैंड्स रोरिंग टैंक्स ये एक युद्धाभ्यास है जो कि हमारे जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है बैटल एक्स टैंक डिवीजन के द्वारा। और इस टैंक डिवीजन के द्वारा इस युद्धाभ्यास के माध्यम से टैंक, तोप और जो हमारे जितने भी अन्य वाहन हैं उनका प्रयोग करके किस तरह से शत्रु पर हम विजय हासिल कर सकते हैं उसको परखने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रीलिम्स में आपको इस तरह के प्रश्न कई बार देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं हमारे एक इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल की। राजस्थान पत्रिका में ही ये खबर छपी है और इसके अंतर्गत विभिन्न जो राज्य हैं उनके बजट का विश्लेषण करके एक तुलनात्मक अध्ययन करके ये जारी किया बताया गया है कि अलग अलग राज्यों द्वारा किन किन क्षेत्रों में अपने बजट का अधिकांश पैसा खर्च किया है और किन लक्ष्यों पर उन्होंने बात की है। तो कभी अगर हमें उत्तर दक्षिण के राज्यों या इनकी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा तुलनात्मक कोई प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए तो वहां पर हम इस डेटा का प्रयोग कर सकते हैं कि कौन सा राज्य शिक्षा को महत्व दे रहा है, कौन सा स्वास्थ्य को महत्व दे रहा है, किसने ग्रामीण विकास को महत्व दिया है, कौन उद्योगों के विकास में महत्व दे रहा है, ये सारी चीजें। तो अगर देखो इसकी हेडिंग ही लिखी है कि राजस्थान दिल्ली ने शिक्षा और सेहत पर फोकस किया है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक अवसंरचना पर इन्होंने फोकस किया है, सोशल कैपिटल बनाने पर इन्होंने काम किया है। जबकि अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत के कर्नाटक जैसे, तमिलनाडु जैसे और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने ऊर्जा संरक्षण और औद्योगिक विकास पर ज्यादा जोर दिया है। तो देखिए आप, राजस्थान दिल्ली शिक्षा स्वास्थ्य पर, बिहार छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों के द्वारा ग्रामीण भारत और गरीब कल्याण पर जोर दिया है। उसी तरह से अगर हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक की बात करें तो इन्होंने ऊर्जा, आधारभूत ढांचा जो होता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ औद्योगिक विकास पर जोर दिया है। और जब गुजरात की बात करते हैं तो वो कौशल विकास पर ज्यादा जोर दे रहा है, मतलब उनके बजट का अधिकांश हिस्सा इन क्षेत्रों पर खर्च किया जा रहा है। इससे हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग राज्य अलग अलग रणनीति अपना सकते हैं। तो आपको कल को पूछा जाए कि राजस्थान को विकसित बनाने में आप कौन सी रणनीति सुझाएंगे, तो आप इन सभी उपायों को लिख सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप राजस्थान सरकार जो वर्तमान में कर रही है, जैसे युवा, महिला, किसान और इस तरह के जो वर्ग हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसके लिए जो प्रयास कर रही है, तो इससे क्या होता है, इससे समावेशी, टिकाऊ और न्याय संगत विकास होता है। ठीक है, मतलब इससे क्या होता है कि अब आप जो निचले वर्ग है उनको विशेष करके समावेशी बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो केवल हमारा अगला वर्ग ही ना बढ़े, अगड़ा वर्ग ही नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग जो है वो भी आगे बढ़ पाए। वहीं दूसरी ओर अगर आप इसके साथ में ही विकसित औद्योगिक क्षेत्रों पर बात करते हैं, कौशल विकास पर बात करते हैं, विनिर्माण पर बात करते हैं, तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धा में बनी रहने और औद्योगिक विस्तार के माध्यम से रोजगार सृजन करने की तरफ लेकर के जाते हैं। तो हमारी जो जरूरत है वो दोनों ही क्षेत्रों पर जो है डेवलपमेंट से संबंधित कार्य करने की है, दोनों ही क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने की होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आरएस जंक्शन के द्वारा 23 जून से आरएस फाउंडेशन कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे आप करंट अफेयर्स में देख रहे होंगे कि जिस तरह से हम चीजों को एक दूसरे से जोड़ करके रिलेट करते हुए आपको सिखाते हैं, उसी तरह से पूरा कोर्स आपको यहाँ पर पूरा करवाया जाने वाला है। लगभग 18 से 20 महीनों की ये क्लासेस होंगी। तो अगर आपने 10+2 किया है और उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि आपको बेहतरीन तैयारी करनी है अपनी रेगुलरिटी के साथ में, आप अपने इन 3 सालों में ग्रेजुएशन के साथ अपना आरएस की तैयारी को भी पूरा करना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आरएस जंक्शन की हमारी जो एप्लीकेशन है वहां पर आपको ये कोर्स उपलब्ध होने वाले हैं। तो 23 जून से हमारे इस नए बैच में आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं यूपीएस की, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2025 से इस स्कीम का लाभ दिया जा रहा है और 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक के 3 महीनों के दौरान जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तथा उन राज्यों ने जिन्होंने इसे अपनाया है, उनको ये विकल्प दिया गया है कि वे पूर्व में प्रचलित एनपीएस की जगह यूपीएस को अपना सकते हैं। एनपीएस था आपका जो नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम, और उसके साथ में ही आपकी यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम जहां पर आपके जितने भी जो मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था, जिसके अंदर सरकार के द्वारा आप जो जितने भी कर्मचारी हुआ करते थे उनके लिए उनकी जो कुल बेसिक प्लस डीए होता था उसका 10% कटौती करी जाती थी और उतनी ही मात्रा में सरकार अपनी तरफ से निवेश करती थी। इस पैसे को जो है एक ट्रस्ट के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश किया जाता था और उनसे जो रिटर्न होता था उनसे इनको पेंशन देने की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन अब सरकार ने उसको बदलाव करते हुए यूपीएस का भी विकल्प उन्हें दिया है, जिसके अंतर्गत सरकार उन्हें उनकी अंतिम जो सैलरी मिलने वाली है अंतिम वर्ष में, उसकी औसत सैलरी का 50% जो है सुनिश्चित पेंशन देने की बात यहाँ पर कही गई है। तो देखते हैं कि एकीकृत पेंशन योजना क्या है। तो एक प्रकार की नई पेंशन योजना है जो वर्तमान की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अर्थात नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसको स्थान पर इनको कर्मचारियों को दी जा रही है। तो इसमें गारंटीकृत पेंशन होगी कि मिनिमम आपको इतनी पेंशन निश्चित रूप से मिलने वाली है।
जिससे सेवानिवृत्ति के बाद लोगों को वित्तीय स्थिरता मिल सके। तो ये प्रयास यहाँ पर सरकार कर रही है। 3 महीने का समय दिया है, इसे केंद्र सरकार में तो लागू कर दिया गया है। वहीं राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जिसने यूपीएस को अपनाया है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाने वाला महाराष्ट्र यहाँ पर पहला राज्य है। अब बात करते हैं कि इसमें नामांकन कौन कर सकता है। नामांकन की अगर हम बात करें तो ऐसे मौजूदा सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक पहले से एनपीएस में थे वो यहाँ पर नामांकन कर सकते हैं। दूसरा, जो नए भर्ती कर्मचारी हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं। और तीसरा, रिटायर्ड कर्मचारी या उन पे आश्रित जो पहले एनपीएस में कवर थे और 31 मार्च तक रिटायर हो चुके हैं वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। क्या मिलेगा? जैसा मैंने बताया, अंतिम 12 महीनों का, रिटायरमेंट के समय अंतिम 12 महीनों का जो औसत बेसिक का 50% वेतन है वो यहाँ पर इनको दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें बात की जाती है कि न्यूनतम कब मिलेगी। तो न्यूनतम 10,000 रुपए की मासिक पेंशन की गारंटी की मिनिमम 10,000 तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन कब? जब आपने 10 साल की सेवा कर ली हो। तो कम से कम 10 साल की सेवा आपको करनी पड़ेगी। तो ये यूपीएस का विकल्प 30 जून तक खुला है, जिसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट जो खबर आई है वो आपके दैनिक भास्कर में आई है, जिसमें लिखा है कि 300 सीएनजी बसों के बाद अब राजधानी को 450 इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी और 9 शहरों में कुल 1100 बसें संचालित होने वाली है। तो इलेक्ट्रिक बसेस को चलाने की बात अब यहाँ पर की जा रही है। दरअसल सरकार के द्वारा एक पीएम ई ड्राइव योजना शुरू की गई थी 2024 में। ठीक है, किसके अंतर्गत? भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप ई वाउचर दिए जा रहे हैं, जिसमें एक राशि इन सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दी जा रही है। इसकी अगर हम बात करें तो क्यों क्यों किया जा रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि लगातार हम ई मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि पर्यावरण के जो प्रभाव है उनको कम किया जा सके और लोगों को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराया जा सके परंपरागत ईंधन आधारित वाहनों का। और इसके लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट अर्थात पीएम ई ड्राइव योजना शुरू की गई है। इससे पहले भी सरकार के द्वारा फीम अर्थात फास्टर अडेप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नामक एक योजना शुरू की गई थी। तो अब उसकी जगह अब हमारे पास में नई योजना के रूप में है पीएम ई ड्राइव योजना। तो इलेक्ट्रिक स्कूटीज, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर, एम्बुलेंसेस, बसेस, ट्रक, इन सभी के लिए अलग अलग मात्रा में इसमें प्रोत्साहन दे हैं और उसी योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ पर भी इन बसों की खरीद की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं एक और चीज की, जो कि है मंडे पॉजिटिव की खबर। दैनिक भास्कर जयपुर के अंक में ये छपी है और ये हमारे जो साइंस वाला सेक्टर है उसमें बायोलॉजी से जुड़े हुए एक टॉपिक से रिलेटेड है, और वो क्या है? अफीम की मनुहार। देखिए दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में एक कुप्रथा है अफीम की मनुहार करना। तो गमी का मौका हो या शादी का मौका हो, उस समय वहां अफीम की मनुहार की जाती है और इसको छुड़ाने के लिए सामुदायिक स्तर पर वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें पुलिस और जो मेजबान लोग होते हैं उन सबका सहयोग लिया जा रहा है। तो अफीम की अगर हम बात करें तो अफीम क्या है? अफीम पेपेवर सोमनीफेरम नामक एक जो पादप होता है उसके कच्चे फल के दूध से बनाया जाता है। उसका जो लेटेक्स है उसको निकाला जाता है और उसको सुखा करके इसे बनाया जाता है। इसमें बहुत से एल्केलाइड पाए जाते हैं, जैसे कि मार्फिन, कोडीन, निकोटिन, सोमनीफेरिन या पेपेवरीन। ये 4-5 प्रकार के अलग अलग क्या है ये एल्केलाइड्स हैं जो नशे के लिए प्रयोग किए जाते हैं या दर्द निवारक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये अचेतन स्थिति में व्यक्ति को पहुंचा देते हैं। मार्फिन, कोडीन का प्रयोग जैसा मैंने बताया दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए लोग इनका प्रयोग करते हैं। कई तरीके से इनका प्रयोग करते हैं, जैसा मैंने बताया ग्रामीण क्षेत्रों में इनका प्रयोग गम या खुशी के अवसर पर अफीम की मनुहार की प्रथा के रूप में भी किया जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ पर प्रयास की बात कर रहे हैं। अफीम का प्रयोग अलग अलग रूपों में होता है। डोडो के रूप में उबाल करके भी उनको पिया जाता है और इनके प्रयोग से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और अंत में व्यक्ति मर जाता है। हालांकि अगर समय रहते हुए इसमें अगर लोगों से किसी भी स्वयंसेवी संस्थाओं से मिल लिया जाए और डॉक्टर्स की सलाह ली जाए तो इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स जिन पर हमने बात की। क्लास थोड़ा डिस्टर्ब होने की वजह से आपको दिक्कत हुई होगी, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।